नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। विकसित भारत जी राम जी विधेयक बना कानून, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी। ग्रामीण रोजगार गारंटी 125 दिन तक बढ़ी। शांति विधेयक समेत 2 और अन्य कानून को भी मंजूरी। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति ने 288 में से 207 पद जीते। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध। मौसम विभाग का आज पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। 10 राज्यों के लिए येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ट्रंप के विशेष दूत ने फ्लोरिडा में हुई यूक्रेन शांति वार्ता के बाद कहा, रूस शांति हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। रूस, यूरोप और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता। महिला क्रिकेट में भारत ने पहले टी20 में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। 5 मैच की सीरीज में 1-0 की बनाई बढ़त। विस्तार से जानते हैं सभी समाचार को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये अब एक कानून बन गया है। ग्रामीण रोजगार नीति में इसे एक ऐतिहासिक और निर्णायक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि ये कानून न सिर्फ रोजगार बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की नींव को मजबूत करता है। हालांकि विपक्ष की ओर से इस मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने से बौखलाई कांग्रेस इस कानून को गरीब विरोधी बता रही है, लेकिन कैसे, ये तर्क उसके पास नहीं दिखाई देता। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी अधिनियम 2025 कानून बन गया। विकसित भारत जी रामजी कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 100 नहीं बल्कि 125 दिनों तक रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यही नहीं, अगर समय पर काम नहीं मिला तो बेरोजगारी भत्ते के प्रावधान को और ज्यादा मजबूत किया गया है और मजदूरी भुगतान में देरी होने पर अतिरिक्त राशि देने का भी कानूनी प्रावधान किया गया है। जाहिर है कि यह कानून पुराने मनरेगा अधिनियम की जगह एक आधुनिक, जवाबदेह और भविष्य उन्मुख ढांचा लेकर आया है। इस कानून की सबसे बड़ी खासियत है स्थानीय नेतृत्व को शक्ति। अब योजना बनाने और काम तय करने की अगुवाई ग्राम सभा और पंचायतें करेंगी, यानी दिल्ली से नहीं, गांव से विकास की दिशा तय होगी। जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका आधारित गतिविधियां और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव जैसे कार्य स्थानीय जरूरतों के हिसाब से किए जाएंगे। सरकार ने इस योजना के लिए 1,51,282 करोड़ से अधिक की राशि प्रस्तावित की है, ताकि रोजगार के लिए धन की कोई कमी ना रहे और गांव का समग्र और सतत विकास हो सके। इसके साथ ही प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, ताकि पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और तकनीकी स्टाफ समय पर वेतन पाकर पूरी क्षमता से काम कर सकें। मनरेगा के नाम पर फिर एक बार देश को गुमराह करने की साजिश हो रही है। भ्रम फैलाए जा रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है, विकसित भारत जी राम जी योजना मनरेगा के आगे का कदम है। ये कानून भले ही गांव गरीब के हित की बात करता हो, लेकिन सियासत की अपनी मजबूरियां और कायदे हैं। शायद यही वजह है कि इस कानून को लेकर कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के विरोधी सुर कम नहीं हो रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह कानून गरीब विरोधी है, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने तो 100 दिनों के अधिकार के भी खत्म होने की आशंका जताई। मनरेगा is lifeline for the poor. A new act I condemn, and it is only helping the government
and he has also increased the contribution of the state. आज आम लोगों को ये काम करने की जो संवैधानिक अधिकार वो छीना जा रहे हैं और मनरेगा के नाम बदलकर कि जीराम जी नामक एक योजना लाए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि विरोध के पीछे ठोस तथ्यों की नहीं, राजनीतिक असहजता की वजह ज्यादा है, क्योंकि पहली बार ग्रामीण मजदूर को ज्यादा दिन का काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा जवाबदेही इस कानून के दायरे में मिल रही है। इसलिए विपक्ष बौखलाया है और विरोध लाजिमी है। कांग्रेस इस बात को हजम नहीं कर पा रही कि देश के करोड़ों गरीबों को, जरूरतमंदों को अब 100 दिहाड़ी की बजाय 125 दिन दिहाड़ी लगाने का अवसर मिलेगा और जो मानदेय था उसको बढ़ाने का काम भी मोदी सरकार कर रही है। सरकार का दावा है कि विकसित भारत जी राम जी कानून गरीब कल्याण से आगे बढ़कर सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता का माध्यम है। विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब गांव विकसित होंगे, गांव स्वावलंबी होंगे और हर हाथ को सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ज्यादा काम, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा संसाधन किसी भी सूरत में गरीब विरोधी हो सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद से पारित हुए जीराम जी कानून को लेकर कांग्रेस के आरोपों का खंडन करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि मनरेगा में बदलाव और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे पहले इस योजना का नाम खुद कांग्रेस ने ही बदला था। तो वहीं जीराम जी विधेयक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि योजनाएं समय के साथ बदलती हैं। सरकार ने इस योजना में सकारात्मक और प्रभावी बदलाव किए हैं, जिससे लोगों को अधिक लाभ मिलेगा। वो बिल को अच्छी तरह से पढ़ नहीं रहे हैं। फील्ड में जब भी हम जाते थे, जनप्रतिनिधि वो कहते थे मनरेगा में संशोधन करो। अगर हम जी राम जी नाम रख दिया, वो एक एब्रीविएशन जी राम जी आ गया, तो उसमें कहां दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि इसी योजना का पहले जवाहर रोजगार योजना नाम था। कांग्रेस ने बदला जवाहर रोजगार योजना से, पहले नरेगा फिर महात्मा गांधी। तो क्या जवाहरलाल नेहरू जी का अपमान हो गया? योजना समय के साथ बदलती भी है, उसमें चेंजेज आते भी हैं। जो फीडबैक हमें मिला जनता से, जनप्रतिनिधियों से, उसके आधार पर इस योजना में परिवर्तन किए गए हैं और अच्छे परिवर्तन किए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा आधारभूत ढांचा खड़ा होगा। और इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित सतत परमाणु ऊर्जा दोहन और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 शांति विधेयक को भी अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। राष्ट्रपति ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी। ये विधेयक नागरिक परमाणु क्षेत्र से जुड़े सभी कानूनों को समाहित करता है और इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए भी खोलता है। विधेयक के तहत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व अधिनियम 2010 को निरस्त कर दिया गया है, जिन्हें भारत में नागरिक परमाणु क्षेत्र के विकास में बाधक माना जा रहा था। इसके अलावा राष्ट्रपति ने सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 और निरसन और संशोधन विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। रुक करते महाराष्ट्र का। यहाँ नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव में भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के महायुति गठबंधन ने बड़ा जनादेश हासिल किया है। कुल 288 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में से महायुति ने 207 स्थानीय निकाय अध्यक्ष पदों पर अपनी जीत दर्ज की है, जबकि विपक्षी महाविकास आघाड़ी 44 पदों तक सिमट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने भाजपा और महायुति की जीत पर राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के हर नागरिक की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नए उत्साह के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। शिवसेना ने 50 से ज्यादा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 35 से अधिक महापौर पद जीतकर अपनी मजबूती और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस ने 25 से ज्यादा सीटें जीती, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट का प्रदर्शन कमजोर रहा। दोनों ही दल दहाई अंक तक भी नहीं पहुंच पाए।
अन्य गठबंधनों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी 25 से अधिक महापौर पदों पर जीत हासिल की है। नगर सेवकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कुल 3,325 यानी कि लगभग 48% नगर सेवक अकेले भाजपा के चुने गए हैं। 2017 के चुनाव की तुलना में भाजपा के पार्षदों की संख्या लगभग 2 गुनी हो गई है। महाराष्ट्र की जनता ने फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी पर और हमारी महायुति पर पूरे तरीके से विश्वास दिखाया है। फिर एक बार बीजेपी ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 129 शहरों के प्रेसिडेंट, नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। 75% नगर पालिकाओं में बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी महायुति के नगराध्यक्ष बने हैं। बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 48% नगर सेवक पूरे राज्य के ये बीजेपी के सिंबल पर चुनकर आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की है। 15 दिसंबर को हुए जिला परिषद और ग्राम पंचायतों के चुनाव में भाजपा ने बहुमत हासिल किया है। राज्य चुनाव आयोग ने कल रात इस चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित किए। भाजपा ने 59 निर्विरोध सीटों सहित जिला परिषद की 245 सीटों में से 170 सीटें जीती। जिला स्तरीय स्थानीय निकायों में भाजपा का स्पष्ट वर्चस्व स्थापित हो गया है। पीपीए 28 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि कांग्रेस 7 सीटें जीतने में कामयाब रही। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी पार्टी की इस शानदार जीत के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। पूरा बीजेपी के परिवार की ओर से अरुणाचल के सभी जनताओं को हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैं प्रकट करता हूं। इस बार के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस में पंचायत और म्युनिसिपैलिटी में आप लोग ने पूरा थम्पिंग मेजोरिटी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। इससे ये जरूर साबित होता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से अपने अरुणाचल प्रदेश को एक विकसित अरुणाचल बनाने का संकल्प में जो हम लोग चल रहा है, उस संकल्प में, उस रास्ते में हमारे पूरे अरुणाचल के जितने भी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जितने भी हमारे माता पिता हैं, जितने भी हमारा युवा दोस्त हैं, आप सब लोग एक साथ जुड़ के हमारा भारतीय जनता पार्टी को आप लोग ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अरुणाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिले व्यापक जन समर्थन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल की जनता के प्रति आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, अरुणाचल प्रदेश की जनता ने सुशासन की राजनीति के प्रति अटूट समर्थन दिखाया है। अरुणाचल की जनता ने भाजपा के प्रति जो स्नेह दिखाया है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। इससे राज्य के परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयास करने का हमारा संकल्प और मजबूत होता है। जनता के बीच अथक परिश्रम कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं की मैं सराहना करता हूं। समाचार में खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। अदरक की हुई कुटाई, चाय की पतीली चढ़ाई, ऐसी बनी चाय। सिर्फ अदरक से चाय का स्वाद नहीं आएगा। नहीं आएगा बेटा, चाय का असली टेस्ट MDHD+ से ही आएगा। लौंग, हरी इलायची से भरपूर MDH हिंग प्लस मसाला। मसाले सच MDH। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं।
एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजधानी दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में DRDO और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इस समझौते का उद्देश्य रक्षा अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में तालमेल बढ़ाना और सामरिक क्षमता को मजबूत करना है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के अवसर पर अटल फाउंडेशन ने इंदौर में शून्य से शतक एक शताब्दी अटल भारत की स्मरणोत्सव समारोह का आयोजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के ऐसे शिखर पुरुष थे जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास को नई दिशा दी। अटल जी He is remembered and honored today because of his great actions as a journalist, as a politician, as a social worker, as a great patriot, as a great administrator, and above all, a Prime Minister who loves this nation. Sri Atal Bihari Vajpayee ji always believed in dialogue, inclusive development, and a strong yet humane governance. कि वे एक विराट व्यक्तित्व, एक महाकाव्य थे। उनकी वाणी में ओज था जो जन समूह के ऊर्जा और राष्ट्र भाव जगाती थी। वे असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए प्रकाश पुंज थे। उनके जीवन मूल्य ऐसे ग्रंथ की भांति जिसका प्रत्येक पुष्ट नैतिकता, उत्कृष्टता और राष्ट्र धर्म की राह दिखाता है। ऐसा लोकसभा में बोलने वाला व्यक्तित्व जिसकी दहाड़ से हर प्रधानमंत्री अपने आप में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होता था और मन से तारीफ करता था कि हाँ, हमें गर्व है हमारी इस पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। बात मौसम की करते हैं। उत्तर और मध्य भारत इस वक्त कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की गिरफ्त में है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार में भी दिन भर घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार, झारखंड और अंदरूनी ओडिशा में अगले 2 दिनों तक कोहरे का असर बना रह सकता है। कुछ इलाकों में दृश्यता 0 तक पहुंचने की भी चेतावनी दी गई है। उधर पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज अलग है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में आज कुछ स्थानों पर भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं लद्दाख के कारगिल जिले में बीती रात से हल्की से मध्यम स्तर की बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में भी जोजिला, द्रास और जांस्कर में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना है। इससे जोजिला पास पर यातायात बाधित रह सकता है। कई उड़ानें भी रद्द होने की आशंका है। मौसम विभाग स्थानीय लोगों और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। देख रहे हैं कि यहाँ पे बर्फबारी शुरू हुई है और हर साल की तरह इस साल भी हुआ तो थोड़ा बहुत लेट शुरू हुआ, पर ऊपर वाले का शुक्र है कि तेज़ बर्फबारी हो रही है। तो इसके साथ हमारे यहाँ के जो लोकल जो हमारे खेतीबाड़ी जो करते हैं लोग, किसान हैं, बहुत खुश है इस बर्फबारी की वजह से, क्योंकि इस तरह अगर बर्फबारी हुआ तो हमें नेक्स्ट समर में बहुत सारे हमारे यहाँ पे खेत खलिहान जो है वो सरसब्ज रहते हैं और हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि इसी तरह बर्फबारी होती रहे। कारगिल टाउन में जो है आज सुबह से ही बदस्तूर जो है ये स्नोफॉल हो रही है, तो लोगों में काफ़ी
खुशी की लहर है, क्योंकि गर्मी में जो है इसी की वजह से जो है हमें पानी की जो है जितनी भी किल्लत हो जाते हैं या जो कुछ हो जाते हैं तो उस चीज़ को ख़त्म हो जाते हैं इस बर्फबारी की वजह से। बुलेटिन में खबरें और भी, लेकिन फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। साल 2025 अब अलविदा कह रहा है, विदा होने को है और इस साल देश ने हर क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हासिल की है। क्षेत्र कोई भी हो, देश की उपलब्धियां कम नहीं हैं। आज से हम साल 2025 की उपलब्धियों और यादों को समेट कर लाए हैं अपने नई सीरीज यादें 2025 में। सीरीज के पहले दिन हम बात करेंगे पर्यावरण की। इस क्षेत्र में देश ने क्या क्या हासिल किया और कैसे संतुलन बनाया विकास और पर्यावरण के बीच, बताएंगे हम आपको अपनी विशेष पेशकश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने साल 2025 में ये साबित कर दिया कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। साल 2025 भारत के हरित भविष्य की मजबूत नींव का वर्ष बनकर उभरा है। तो देखिए साल भर में पर्यावरण के मोर्चे पर भारत की बड़ी उपलब्धियों पर हमारी एक खास रिपोर्ट। मुझे दीजिए इजाजत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण हितैषी विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर भारत ने 2025 में यह साबित कर दिखाया कि आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय जिम्मेदारी साथ साथ चल सकती है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। एक ही वर्ष में रिकॉर्ड 29.5 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता जोड़ी गई। जून 2025 में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। अपने स्थापित विद्युत क्षमता का 50% गैर परंपरागत ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का NCD लक्ष्य समय से पहले पूरा कर लिया। आज देश की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 220 गीगावाट से अधिक हो चुकी है और भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता के पंचामृत लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों से लेकर आम घरों की छतों तक सौर ऊर्जा की पहुंच इस परिवर्तन की पहचान बन गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को भी नई गति मिली है। लक्ष्य है 2030 तक प्रतिवर्ष 5 बिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन, जिससे रिफाइनरी और उर्वरक जैसे क्षेत्रों को कार्बन मुक्त किया जा सके। ट्रांसमिशन शुल्क में छूट और हरित प्रमाणन ढांचे ने इस मिशन को मजबूती दी है। पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य समय से पहले हासिल हुआ।
जिससे उत्सर्जन घटा, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ी और किसानों की आय में इजाफा हुआ। पर्यावरण के साथ साथ वनों और जैव विविधता पर भी भारत का फोकस साफ दिखाई दिया। AFO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में दुनिया के 9वें स्थान पर पहुंच गया है और वन क्षेत्र में शुद्ध वार्षिक वृद्धि के मामले में तीसरा स्थान बरकरार रखा है। राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 130 शहरों में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 आयोजित किया गया, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया। वहीं इंदौर और उदयपुर दुनिया के 31 वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में शामिल हुए। वन्य जीव संरक्षण भी राष्ट्रीय प्राथमिकता बना रहा। गिर राष्ट्रीय उद्यान से प्रधानमंत्री ने भारत की पहली नदी डॉल्फिन गणना की घोषणा की। 8 राज्यों में 6300 से अधिक डॉल्फिन दर्ज की गई। प्रोजेक्ट चीता ने 2025 में इतिहास रच दिया। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में न केवल चीतों की स्थिर आबादी बनी रही, बल्कि 70 वर्षों बाद भारत में जन्मे पहले शावक भी यहीं देखे गए। इसके साथ ही नेशनल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन एक्शन प्लान, घड़ियाल संरक्षण और एशियाई शेरों की निगरानी को मजबूत किया गया। 16वीं शेर जनगणना की तैयारी भी तेज रही। वैश्विक मंच पर भी भारत ने नेतृत्व किया, जिसमें प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करने पर जोर दिया गया। एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियानों ने जन भागीदारी को नई ऊर्जा दी। 2025 में बोत्सवाना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राजकीय यात्रा के दौरान 8 चीतों को भारत को सौंपकर प्रोजेक्ट चीता के माध्यम से दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत किया। 2025 भारत के हरित परिवर्तन का निर्णायक वर्ष रहा, जहां मजबूत नीतियां, लोगों की सहभागिता और उद्देश्य